हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल है ना, यानी उसके विषय में डिस्कशन कर लिया था। तो वहां पर क्या था कि जो आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होती शून्य कोटि की अभिक्रिया, वो पूरी तरीके से एंड हो गई थी। आज क्या करना है कि आज हमें उसी शून्य कोटि की अभिक्रिया से संबंधित सवालों की प्रैक्टिस करना है ना। और यहाँ पर क्या है कि आपकी एनसीईआरटी जो बुक है उसमें कई सारे अच्छे सवाल दिए गए हैं आपके शून्य कोटि की रिएक्शन के विषय में। तो आज मैं उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है ये क्या है, क्वेश्चन इसमें क्या बताया गया और कैसे इसे हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया का अपघटन, यानी प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया का अपघटन एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के उत्पादन की दर क्या होगी, यानी कह रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के उत्पादन की दर। मैंने आपको बताया था कि किसी भी अभिक्रिया का वेग दो प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि एक अभिकारक के विघटन की दर और दूसरा होता है उत्पाद के निर्माण की दर, है ना। इन दोनों के विषय में लिख सकते हैं। उसके बाद क्या होगी जब कि k का मान, अब ये k क्या है, k है आपका वेग स्थिरांक, है ना। 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स आपको दिया गया है। तो यहां पर देखिए शून्य कोटि के रिएक्शन है, यहां पर अमोनिया से यानी अमोनिया का डिकम्पोजिशन होगा और नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस बनेगी। कह रहा है ना कि नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के उत्पादन की, उत्पादन का मतलब क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बनेगी, है कि नहीं। यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपके क्या है, उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं। अमोनिया क्या है, फिर अभिकारक होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसकी रिएक्शन लिख करके बताता हूं कि ये क्या कहता है सवाल में। तो यहां पर देखते हैं सोल्यूशन इसका। देखिए रिएक्शन आपको बिल्कुल आसान है, ये आपने जो हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण किया जाता है उसमें इस रिएक्शन को पढ़ा होगा। तो यहां पर देखिएगा क्या है कि आपका अमोनिया है NH3 और इससे क्या बना हुआ है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, है ना। ये रिएक्शन मुझे याद है, आपको याद रखना होगा कि ये अमोनिया है और ये आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है ना। इसको आप रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनेगा, अमोनिया बन जाएगा। अब ये किस कोटि की अभिक्रिया है, तो सवाल में आपसे देखिए कह दिया है कि वो शून्य कोटि की अभिक्रिया है कि नहीं। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए मैं आपको अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग लिख करके बताता हूं, है ना। अब अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग कैसे लिखा जाएगा, मैंने आपको बहुत सिखाया है ना, सबसे फर्स्ट वाले वीडियो में सिखाया था वहां पर। तो चलिए देख लेते हैं इसका क्या है। अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, चलिए लिख लेते हैं। तो स्मॉल r बराबर क्या होगा, है ना। मैंने बताया था आपको कि अभिकारक के लिए हम माइनस का सिंबल लगाते हैं और उत्पाद क्या होता है, अभिक्रिया में बनता है, इसलिए उत्पाद के सामने प्लस का सिंबल लगता है कि नहीं। चलिए, और यहाँ पर देखिए संख्या भी लगी है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर यहाँ पर संख्या लगी होगी तो इसको 1 के अपॉन में लिखना है, 1 में करके, है कि नहीं। अगर पीछे के वीडियोस आपने नहीं देखा है तो उनको देख लीजिएगा, वरना ये समझ में नहीं आएगा कि कैसे लिखा जा रहा है ना। चलिए, तो यहाँ पर ये हमारा 2 लगा हुआ है और ये अमोनिया क्या है, अभिकारक है। तो यहाँ पर अभिकारक की जब हम दर या वेग लिखते हैं अभिकारकों का, अभिकारक कितने भी हों, अगर वो अभिकारक है तो उसके सामने माइनस का सिंबल हमें लगाना ही लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि अभिकारक समय के साथ खत्म होगा, उसकी वैल्यू माइनस में आएगी और अभिक्रिया का दर या वेग माइनस में लिखा नहीं जाता है, तो एक एक्स्ट्रा माइनस हमें लगाना पड़ेगा। ठीक, चलिए तो यहां पर लिख लेते हैं, माइनस लगाया 1/2। अभिक्रिया का दर या वेग 3 प्रकार से लिखते हैं, एक तो नॉर्मल दर या वेग, दूसरा औसत वेग, तीसरा तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैंने आपको तीनों लिखना बताया है। तो वेग यहाँ पर आप कोई भी लिख सकते हैं। वैसे आप देखेंगे कि अधिकतर जो यूज किया जाता है वो तात्क्षणिक वेग वाला यूज किया जाता है ना। तात्क्षणिक वेग वाला आपको ज्यादा मिलता है, डी वाला। क्यों डी वाला मिलता है, क्योंकि ज्यादातर अभिक्रियाएं पार्टिकुलर समय पर होती हैं, है कि नहीं, इसलिए हम डी वाले फार्मूले का यूज कर लेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं यहां पर, देखिए मैंने लिख लिया डी, है ना। अब ये सांद्रता का सिंबल है, कौन है, अमोनिया है, तो NH3 लिख लिया। ये तो समझ में आ रहा होगा। नीचे क्या होगा आपका, dt होगा। ये किसके लिए है, अभिकारक के लिए, अभिकारक का लिख लिया। अब किसके लिए लिखना है, उत्पाद, तो इसी के सामने उत्पाद लिख लीजिए।
देखिए इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, और इसके सामने अगर 1 है तो 1/1 लिखिए या ना लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए सीधे यहां पर लिख लेते हैं dn2/dt। ये आपको समझ में आया होगा। ऊपर किसकी सांद्रता रहेगी, ये वाला सांद्रता, और नीचे क्या होता है, समय। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभिक्रिया की दर या वेग एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे सांद्रता परिवर्तन में लगा समय। तो ये क्या है, टी आपका सांद्रता परिवर्तन में लगा हुआ समय है, और ऊपर क्या है, ये आपके उत्पाद की सांद्रता है। ठीक, तो इसकी वैल्यू, अब प्लस का सिंबल लगाइए या ना लगाइए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्लस का सिंबल लगाइए या ना लगाइए उससे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर माइनस का सिंबल नहीं लगाएंगे तब दिक्कत हो जाती है, इसलिए माइनस के सिंबल को लगाना पड़ता है। प्लस का लगाइए या ना लगाइए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू तो प्लस ही रहेगी, चाहे सिंबल दिखाइए या ना दिखाइए। ठीक, चलिए तो ये हो गया। उसके बाद बराबर, यहाँ देखिए 3 लिखा हुआ है, इसको भी 1 के अपॉन में लिख देंगे 1/3, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 1/3, ये हुआ। उसके बाद हम कौन सा वेग लिख रहे हैं, तात्क्षणिक वेग। ठीक, तो यहाँ पर लिख लीजिए डी, और कौन है यहाँ पर, तो हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन लिख लिया, और अपान में क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ये अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, ये जो लिखा हुआ है वो अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर या तात्क्षणिक वेग लिखा हुआ है ना। ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। मैंने बहुत सारी समीकरण आपको लिख करके बताई है, सेकंड जो वीडियो मेरा था जिसमें मैंने आपको अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ाए थे, है ना, तात्क्षणिक वेग लिखना, औसत वेग लिखना, उनमें से मैं बताया था, उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगी बात। तो यहां पर ये हो गया। अब उसके बाद देखिए करना क्या है, आपको जो सवाल में दिया गया है ना, उसके हिसाब से आप इसको सॉल्व करना है आपको। अब देखिए ये तो हो गया, इसके लिए अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया की वेग लिख लिया। अब ये शून्य कोट की अगर अभिक्रिया है तो इसके लिए मैं आपको वेग समीकरण लिख करके बता देता हूं। चलिए देखिए कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए क्या होगा, स्मॉल आर, आर बराबर क्या होता है, के। ये होता है कि नहीं होता है कि नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहां पर क्या होगा कि शून्य कोट की अभिक्रिया में अभिकारकों की, देखिए कभी भी अभिक्रिया का दर या अभिक्रिया का जो वेग होता है ना, वो रस समीकरण में गुणांक पर निर्भर कर भी सकता है और नहीं कर सकता है। तो इस संख्या को लिखिए या न लिखिए तो समझ आ रहा होगा, आर बराबर क्या होगा, के होगा कि नहीं होगा। ये कहां से आया, अगर इसको आप जानना चाहते हैं तो इसको आप देख सकते हैं, मैं पूरा लिख करके आपको बता देता हूं। जैसे देखिए ये क्या है, अभिक्रिया की दर है, समानुपाती किसके होगी, अभिकारकों की सांद्रता के। अभिकारक कौन है, अमोनिया NH3। और ऊपर क्या लिखते हैं, अभिक्रिया की कोट लिखते हैं। किस कोट की अभिक्रिया है, तो सवाल में कह दिया शून्य कोट की, तो यहां पर इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यहां देखिए अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटाएंगे, एक नियतांक आ जाएगा के, है कि नहीं। इसकी पावर देखिए क्या होगा, NH3, n का मान कितना, 0, और किसी की पावर 0 तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, है कि नहीं। तो यहां पर 1 हो जाएगा। तो अगर ये 1 हो गया तो r इंटू के इंटू 1, तो यहां से क्या हो जाएगा, r बराबर k हो जाएगा। ये देखिए जो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था उसको मैंने सॉल्व करके भी बता दिया, है ना, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं पूरी बात बता देता हूं, वरना मुझे तो पता है कि r बराबर k होता है शून्य कोट के लिए। कहां से होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा पिछले वीडियो में, शून्य कोट की अभिक्रिया वाले में, लेकिन फिर भी मैंने आपको इतना करके बता दिया कि ये कहां से आएगा, है कि नहीं। तो ये हो गया। अब आपको करना क्या है, आपको नाइट्रोजन के उत्पाद की दर और हाइड्रोजन के उत्पादन की दर आपको निकालनी है। चलिए कर लेते इसको सॉल्व। अब देखिए आर बराबर ये हो गया है। अब आर बराबर आप देखिए, आर बराबर टोटल इसके हैं, है कि नहीं। चलिए अब मैं निकाल देता हूं आपके लिए। आर बराबर देखिए क्या है, यहां पर लिखिए dN2 अपॉन क्या हो जाएगा, dt, और बराबर में देखिए क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं सबके बराबर में। देखिए ये भी क्या है, ये दर है, ये क्या है, ये भी दर ही है कि नहीं, ये उत्पाद के निर्माण की दर है। तो r बराबर इसके होगा तो ये बराबर इसके हो। देखिए यहां से क्या है, r बराबर k है, तो जो r के बराबर होगा वो k के बराबर तो होगा, है कि नहीं। देखिए r बराबर ये लिखा और इसके बराबर ये क्या हो जाएगा, k, क्योंकि r क्या है, k के बराबर, और यहां से r की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये वाली, तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और सवाल में आपको इसका मान दे रखा है k का, है ना। कितना सवाल में दिया है, तो सवाल में आपको दिया है 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये दिया गया है। तो चलिए 2.5 आपको दिया गया, तो यहां से लिख लेंगे हम, इधर इस साइड में मैं लिख देता हूं यहां। चलिए
तो यहां पर देख लीजिए क्या कर देंगे, अब यहां पर सीरियसली आपकी वैल्यू जो आ जाएगी dN2/dt बराबर के की वैल्यू कितनी सवाल में देखिएगा 2.5 इंटू 10⁴ है ना, मोल लेटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। बस ये हो गया सॉल्व, इसमें कुछ नहीं करना था, केवल आपको नाइट्रोजन के निर्माण की दर बतानी थी, वो मैंने बता दिया आपको, है कि नहीं। अब सेम टू सेम आपको हाइड्रोजन के उत्पादन की दर या निर्माण की दर, निर्माण या उत्पादन एक ही बात है, इसके निर्माण की दर या उत्पादन की दर निकालनी है। तो चलिए मैं इसके लिए भी बता देता हूं आपको। देखिए इसके लिए क्या होगा, इसके लिए अगर लिखेंगे तो R बराबर, देखिए R बराबर इसके लिए क्या है 1/3, तो यहां पर लिखिए 1/3 और क्या है देखिए D तो बाहर रहेगा, ये D है आपका, ये H2 है आपका और ये है अपॉन में dt बराबर किसके होगा K के होगा। देखिए ये बात मैं कहां से लिख रहा हूं, ये वाली R बराबर किसके है K के। देखिए R बराबर K है, यहां से R की वैल्यू कितनी, यहां से R की वैल्यू जिसकी निकालना है उसकी ही वैल्यू हमें लेनी है, सबको लेना नहीं। R बराबर देखिए ये R क्या है टोटल के बराबर है, तो हमें जिसकी जरूरत पड़ेगी हम उसको ले लेंगे, है कि नहीं। R जब इसके टोटल के बराबर है तो हमें जिसका निकालने के लिए कहा गया हम उसको यूज करेंगे, है कि नहीं। तो देखिए R बराबर यहां क्या ले लिया, R बराबर 1/3 DH2 अपॉन बराबर के, ये R की वैल्यू ही तो है, ये लिखी हुई है और बराबर किसके होगी K के। अब देखिए यहां पर कितना है, ये देखिए 1/3 है कि नहीं। अब यहां से इसके लिए उत्पादन की दर क्या आपको देखिए, ये क्या है DH2 अपॉन dt, ये हाइड्रोजन के उत्पादन की दर लिखी हुई है कि नहीं। तो आपको यही चाहिए, तो DH2 अपॉन dt, ये क्या है अपॉन में उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3k। k की वैल्यू कितनी, तो k की वैल्यू आपके सवाल में ये दिया है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ ये दिया है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये होगा, ये मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स लिखा है, ठीक। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये मल्टीप्लाई जब कर लेंगे आप तो मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। देखिए ये आपके हाइड्रोजन के निर्माण की दर आ जाएगी। देखिए 3k हुआ, k का मान कितना है 2.5, ये वाला मान यहां रखिए, 3 से गुणा कर दीजिए और 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये आपको मिल जाएगा, है ना। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 4.2 आपके बुक में दिया गया है, ये वो क्वेश्चन है ना। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, जैसे जैसे मुझसे कहा गया वैसे मैंने आपको करके दिखा दिया इसको टोटल, है कि नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं डिस्कशन करता हूं आपसे अगले न्यूमेरिकल पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपका लिखा हुआ है, ये क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने में आपको बड़ा लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल है आसान। देखिए इसमें 4.4 नंबर है, ये क्या कहता है कि डाईमेथिल ईथर के अपघटन से आपको मेथेन हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड बनते हैं, यानी आपका मेथेन बनता है, हाइड्रोजन बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनते हैं। इस अभिक्रिया का वेग निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है, वेग बराबर K CH3OCH3 CH3OCH3 है ना, 3/2 ऊपर लिखा हुआ पावर में, ये अभिक्रिया की कोट है 3/2 दिया गया है, ठीक। अभिक्रिया के वेग का अनुगमन बंद पात्र में बढ़ते दाब द्वारा किया जाता है, यानी पात्र के अंदर बंद करके दाब के टर्म में देखा गया इसको। अतः वेग समीकरण को डाईमिथिल ईथर के आंशिक दाब के पदों में भी दिया जा सकता है, बिल्कुल सही है, अगर गैसीय रिएक्शन है तो उसको दाब के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। अतः वेग बराबर, ये वेग स्थिरांक लिखा हुआ ब्रैकेट में P क्या है, ये प्रेशर है, दाब है, ठीक। CH3OCH3 3/2 ये दिया गया। आगे कहता है कि यदि दाब को बार में तथा समय को मिनट में मापा जाए तो अभिक्रिया के वेग एवं वेग स्थिरांक की इकाइयां क्या होंगी। कहता कि अगर दाब को जो है बार में और समय को मिनट में व्यक्त किया जाए तब इस समीकरण के लिए वेग स्थिरांक और वेग स्थिरांक का मात्रक कितना होगा, आपको ये बताना है। तो चलिए मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा बस इसको, है ना। तो आपको दिया गया है ये डाईमेथिल ईथर है CH3OCH3, है ना। चलिए अब यहां पर देखिएगा आपका CH3OCH3 है, CH3OCH3 ये आपको दिया गया है।
और कह रहा कि CH3OCH3 से आपका बन क्या रहा, मीथेन हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड, तीनों बन रहे हैं। ठीक, चलिए तो एक बना आपका मीथेन CH, तो एक बना मीथेन, दूसरा आपका हाइड्रोजन, तीसरा है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो मीथेन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये तीन बन रहे हैं। और ये सब गैसें होंगी, तभी इनको बंद पात्र में रखा गया, अनुगमन किया जा रहा है, उसमें ध्यान दिया जा रहा है क्या होगा। तो वहां पर कहता है कि प्रेशर के टर्म में आपको लिखना है, लिख करके दिया ही गया है प्रेशर के टर्म में, है ना। चलिए तो यहां पर देख लेते हैं कि अब इस समीकरण के लिए, इस अभिक्रिया के लिए हमें दर या वेग लिखना होगा, किसके पदों में, दाब के पदों में। तो ठीक है, हम अभी तक सांद्रता के पदों में लिखते थे, अब दाब के पदों में लिख देंगे, दाब के लिए P यूज कर लेंगे बस, और कुछ नहीं करना, बाकी सारा काम वैसे ही करना है। अभिकारक के लिए माइनस में, उत्पादों के लिए प्लस में, है ना। उसी प्रकार से हमें तात्क्षणिक वेग लिख लेना है कि नहीं। चलिए तो यहां पर देखते हैं कि R बराबर, है ना, क्या होगा, ये अभिकारक है आपका, तो यहां लिखिए, पहले आप माइनस लगाएंगे, है ना, यहां पर लगाएंगे माइनस, कोई संख्या तो है नहीं यहां पर, वरना बटे में लिखते, संख्या है नहीं तो ऐसे लिखिए। तो यहां पर हो जाएगा D, और यहां लगा लिया ये ब्रैकेट। अब ब्रैकेट भी लगा सकते हैं या सांद्रता का सिंबल भी लगा सकते हैं, है ना, लेकिन यहाँ दाब की बात किया है, इसलिए यहाँ सांद्रता का सिंबल मैंने नहीं लगाया है कि नहीं, आप लगा सकते हैं। ठीक, चलिए तो उसके बाद क्या है आपका P आ गया। P क्या है, प्रेशर है, दाब है, ठीक, किसका, तो CH3OCH3, CH3OCH3 ये हुआ, अपॉन में क्या कर देंगे DT। ये तो आपको समझ में आया होगा, मैंने दाब के पदों में लिख करके बता दिया है, D हो गया, DT हो गया, तो वैसे रहेगा, इसमें तो कोई फर्क होने वाला नहीं, बीच में बदलेगा, जहां सांद्रता लिखते थे वहां पर दाब के पदों में मैंने अभिक्रिया का वेग लिख दिया, तो अभिकारक के लिए था तो मैंने माइनस लगा दिया। अब वैसे ही उत्पादों के लिए लिख लीजिए। चलिए तो यहां भी हमें क्या करना होगा, D ब्रैकेट लगाया, फिर P लिखिए, दाब के पदों में लिखना है, दाब के पदों में लिख दीजिए, P कौन है, तो CH4 है, और अपान में क्या होगा, DT है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी इन सभी के लिए इस प्रकार से मैंने आपको दाब के पदों में दर लिखना बता दिया। दाब के लिए कुछ खास नहीं किया गया, केवल P लगाया गया, देखिए यहाँ P लगा, यहाँ P लगा, यहाँ P लगा, यहाँ P लगा, तो सब जगह पर केवल P लगा दिया गया, बस वो दाब के लिए हो गया। अभी P न लगाते, बड़ा ब्रैकेट लगा करके लिख देते, तो वो सांद्रता के लिए हो जाता, है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये आपका दाब के लिए हो जाएगा। अब इसके लिए मात्रक जो कहता है, अब आपको पता है कि जो इसका मात्रक बनेगा कैसा बनेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई अभिक्रिया गैसीय होती है तो उसका मात्रक क्या होता, उसका मात्रक होता है वायुमंडल सेकंड इनवर्स, है ना। लेकिन यहां पर आपका दाब का एक मात्रक स्पेशल कह दिया, दाब का मात्रक बार दे दिया है। बार भी क्या होता है, दाब का मात्रक होता है कि नहीं, तो बार प्रति मिनट बन जाएगा। इसके लिए अगर अभिक्रिया का मात्रक या वेग या दर का मात्रक अगर बनेगा, R बराबर मैं लिख करके बता देता हूं आपको, R बराबर, इसके लिए मात्रक क्या लिखेंगे, देखिए ऊपर प्रेशर लिखा हुआ है, दाब नीचे लिखा हुआ है समय, है ना। तो एकांक समयांतराल में दाब में परिवर्तन, अभिकारक या उत्पाद के दाब में परिवर्तन, है ना, और परिवर्तन में लगा हुआ समय। तो दाब में परिवर्तन के लिए क्या, दाब का मात्रक क्या होता है, तो बार, या तो वायुमंडल, या तो मिलीमीटर मरकरी दिया गया होगा कहीं, है कि नहीं। तो यहां पर स्पेशल कह ही दिया कि दाब का मात्रक क्या रखना है, बार रखना है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पर मैं लिख करके बता देता हूं आपको, क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, है ना। इंग्लिश में थोड़ा सा लिख देते हैं, हिंदी में खराब लगता है ऐसे, तो BAR, यानी ये हो गया, और नीचे आपका क्या कहता है, मिनट हो गया, है ना। ये बार प्रति मिनट इसका मात्रक बनेगा। अगर सांद्रता होती तो मूल प्रति लीटर, मैंने आपको पहले भी बताया था, मूल प्रति लीटर प्रति सेकंड, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर सांद्रता का नाम नहीं लिया, मतलब दाब के पदों में लिखिए, दाब के पदों में लिख देंगे। अब देखिए ये हो गया, यहां से मात्रा किसका क्या बन जाएगा, बार, और ये क्या हो जाएगा, मिनट इनवर्स, यही बनेगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से बार मिनट इनवर्स इसके लिए हो जाएगा। तो ये तो R हो गया। अब इस अभिक्रिया के लिए मैं आपको वेग समीकरण शून्य कोण की अभिक्रिया की जैसे लिखी जाती है वो लिख करके बता देता हूं। तो चलिए यहां पर समानुपाती होगा, समानुपाती के सिंबल लगाया, किसके होगा, तो अभिकारक की सांद्रता के, है ना। अब यहाँ दाब के पदों में लिखना है, तो दाब के लिए ले लेते हैं हम, यहाँ पर P लिख देंगे, और क्या लिख देंगे, CH3OCH3, है कि नहीं। सवाल में आपको लिख करके भी दे दिया है, सीधे उसने दे दिया है ना, कि R बराबर के CH3OCH3 3/2, और मैं पूरा भी लिख करके आपको बता देता हूं, देखिए 3/2,
उसने दे दिया वैल्यू, है कि नहीं। ये सिंबल हटाएंगे तो यहाँ नियतांक आ जाएगा, तो R बराबर K, है ना, और P CH3O CH3 और 3/2, ये देखिए, है ना। इसके लिए R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर K P CH3 O CH3, ये लिख सकते हैं। आपको सवाल में दिया है, कहां से आया था वो मैंने आपको बता दिया कि उसने कहां से लिख करके आपको दिया है। अब इसका मात्रक क्या होगा, तो अगर आपको इसका मात्रक निकालना है, देखिए यहां पर क्या लिखते थे, अभिक्रिया की कोटि लिखते थे, है कि नहीं। यानी ये क्या है, n की वैल्यू है आपकी 3/2, n की वैल्यू कितनी आई, 3/2, 1 माइनस n, है ना, मिनट इनवर्स। इसके लिए आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, है ना। ये जैसे आपने अभिक्रिया की कोटि के लिए यानी सांद्रता के पदों में लिखते थे मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स लिखते थे, वैसे ही दाब वाले के लिए भी ऐसे किया जाएगा। अब अगर यहाँ वायुमंडल होता तो वायुमंडल लिखा होता, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 3/2, तो इस फार्मूले में रखिए, इसका मात्रक प्राप्त कर लीजिए। चलिए, तो k बराबर क्या हो जाएगा, अब देखें ये तो ऐसे रहेगा बार, है ना, 1 माइनस 3/2, बाकी तो मिनट इनवर्स ऐसे ही रहेगा। अब इसको क्या करना है, माइनस कर लेना, इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। 3/2 ये क्या है, अपॉन में 1 मान लेंगे, 2 से गुणा करवा देंगे ऊपर नीचे, तो दोनों जगह देखिए 2 माइनस 3 हो जाएगा, यानी ये कितना होगा, 2 माइनस 3 अपॉन में 2, 2 से 3 घटाएंगे तो माइनस 1/1 कितना आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, यानी -1/2 आएगा। इसकी पावर को सॉल्व करेंगे तो बस यही मात्रक बन जाएगा आपका। चलिए, तो लिख करके मैं आपको बता देता हूं कि k बराबर जो आपका आएगा वो आएगा बार की पावर 1/2 मिनट इनवर्स। ये देखिए आ गया आपका, यानी वेग स्थिरांक का मात्रक कितना आ जाएगा, k बराबर बार 1 माइनस 2 मिनट इनवर्स। सीधा सीधा ये फॉर्मूला आप पकड़ लीजिए दाब वाले के लिए, है कि नहीं। दाब वाले के लिए आप ये फॉर्मूला पकड़ लीजिए। अब यहाँ समय मिनट में दिया गया, अगर सेकंड में भी दिया होता तो सेकंड इनवर्स कर लेते मिनट की जगह पर, और सीधे इस फार्मूले में रख करके निकाल लेते खटाक से, है कि नहीं। इस प्रकार से होगा ये आपका क्वेश्चन, मैंने आपको करवा दिया पूरा, है कि नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपसे अगले क्वेश्चन पर डिस्कशन करता हूं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन पर आया हुआ है। देखिए ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, इस क्वेश्चन को आप देखने से ही इसका आंसर बता देंगे। लेकिन अगर मान लिया बाई चांस लगाने के लिए आ जाएगा, तब इसको कैसे लगाएं। मान लिया ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपने रट लिया, याद कर लिया, तो खड़ाक से आंसर लगा देंगे। लेकिन मान लिया अगर सवाल में करने के लिए आ गया, तो किस मेथड से कैसे किया जाएगा, है ना, उसके लिए मैं आपको इसको बता देता हूं। ये शून्य कोट की अभिक्रिया पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें कि अभिक्रिया R से P, कोई अभिक्रिया है जिसमें R रिएक्टेंट है, P क्या है, उत्पाद है, यानी R से P बन रहा है, ठीक है। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है, यदि इसके 50% पूर्ण होने में 2 मिनट का समय लगता है। कहता है कि 50% पूर्ण होने में 2 मिनट का समय लगता है ना। तो बताइए इसके 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। यदि 50% पूर्ण होने में 2 मिनट, तो 75% पूर्ण होने में कितना लगेगा, 3 मिनट। ऐसे आंसर मिल गया भाई। 50% में कितना है, 2 मिनट लगता है। इसका मतलब क्या है कि 25% 1 मिनट में होगा, 50% 2 मिनट में होगा, 75% 3 मिनट में होगा, और 100% 4 मिनट में होगा, है कि नहीं। तो सवाल का जो जवाब है वो तो ऐसे ही मिल गया ऑलरेडी, लेकिन इसको लगाना होगा तब कैसे करना होगा, है ना। तो इसको लगाना होगा आपको शून्य कोट की अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण से, जो मैंने आपको पढ़ाई थी, k बराबर R0 माइनस R अपॉन टी से, है कि नहीं। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करवा देता हूं आपको। तो देखिए यहां पर आपको जो दिया गया है, कह रहा है कि 50% पूर्ण होने में 2 मिनट का समय लगता है, तो 75% पूर्ण होने में लगा हुआ समय बताइए कितना होगा। तो चलिए सवाल में सबसे पहले देखिए आपको प्रारंभिक सांद्रता दी जाए या ना दी जाए, हमेशा 100 रखिएगा, है ना, क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता हमेशा R0 कितनी रखी जाती है, 100, ठीक। चलिए तो R0 यहां पर लिख देते हैं कि R0 ये है आपकी प्रारंभिक सांद्रता। R0 क्या है, प्रारंभिक सांद्रता कितनी रखी जाएगी, तो हमेशा आपको रखना है 100 यानी 100 रखना है इसको, ठीक। बाद की सांद्रता क्या होती, तो R होती है ना। R क्या होती है, R आपकी बाद की सांद्रता है।
है ना। अब बाद की सांद्रता कैसे निकाली जाएगी, तो प्रारंभिक सांद्रता माइनस जितनी अभिक्रिया कंप्लीट हो रही हो। तो कह रहा है कि 50% पूर्ण होने में 2 मिनट का समय लगता है, इसका मतलब 50% खत्म तो 50% बचेगा। तो सीधे सीधे याद रखिए कि आर का मान कितना होगा, 50 होगा फिर, है कि नहीं। चाहे आप यहां रख करके कर लीजिए या सीधे याद रखिए कि आर की वैल्यू, भाई 50% अभिक्रिया कंप्लीट हो गई तो 50% ही तो बची होगी, और बची वाली ही वैल्यू किसकी होती है, आर की वैल्यू होती है कि नहीं। इसीलिए यहां पर क्या किया जाएगा, देखिए प्रारंभिक कितना हो जाएगा 100, और कितनी कंप्लीट हो गई, तो 50 कंप्लीट हो गई, तो बचेगी कितनी, बचेगी आपकी 50% मात्रा, यही तो बचेगा, है कि नहीं। उसके बाद देखिए समय आपको दिया है टी, टी आपका समय दिया है 2 मिनट, टी आपका समय कितना है 2 मिनट दिया है सवाल में। अब आपको कुछ नहीं करना, शून्य कोटि की अभिक्रिया की समाकलित समीकरण लगा दीजिए। चलिए तो यहां पर लिख लेते हैं कि K इज इक्वल टू R0 माइनस R, अपान में क्या हो जाएगा, तो अपान में आपका T हो जाएगा, ये होगा यहां से, है कि नहीं। अब आपको देखिए समय आपको दिया गया है, तो समय को उधर ले लीजिए, के को नीचे ले लीजिए, चाहे जैसे सॉल्व करिए आंसर सेम आएगा। ठीक, चलिए तो टी मैं इधर कर लेता हूं, यहां पर R0 आपका इस साइड में ले लिया और यहां पर R ले लिया, ये है ना। चाहे आप इसी तरीके से सॉल्व करिए, मान दोनों जगह, अगर यहाँ टी, यहाँ के रहने देंगे, यहाँ टी का मान रख देंगे, तो इसका मान समीकरण 2 में पुट करना होगा, रखना होगा। तो चाहे वैसे सॉल्व करिए चाहे ऐसे सॉल्व करिए, आंसर दोनों से सेम आने वाला है ना। लेकिन मैं आपको वो मेथड बता रहा हूँ जिससे ज्यादा आसान पड़ेगा, वरना आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ लिखा रहने दीजिए, टी की वैल्यू सीधे यहाँ 2 रख दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा, है कि नहीं। और चाहे इसको समीकरण भाग करके कर लीजिए, उस तरीके से भी हो जाएगा। ठीक, चलिए तो यहां पर देखिए नीचे क्या हो जाएगा आपका, के हो जाएगा। अब R0 की वैल्यू कितनी है, तो R0 की वैल्यू है आपकी 100 यानी 100, R0 की वैल्यू कितनी है 50, तो ये कर लिया। नीचे आपका क्या होगा के, तो यहां से टी कितना आ जाएगा, जो टी आएगा आपका 100 माइनस 50 तो कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 50, यानी समीकरण नंबर इसको बना लिया एक, यहां से टी निकाल लिया। अब उसके बाद क्या करना है आपको, 75% वाले के लिए कह रहा है कि इसके 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, तो जब 75 पूर्ण हो जाएगी तो कितना बचेगी 25%, है कि नहीं। चलिए तो यहां पर देख लीजिए आप क्या करेंगे कि जब अभिक्रिया 75% कंप्लीट होती है ना, तो आर नॉट कितना है 100 रहेगा, आर का मान कितना होगा, तो 25 आपका बचेगा, है ना। तो चाहे सीधे सीधे याद रखिए कि 25 बचेगा। चलिए तो यहां पर देख लेते हैं कि जब अभिक्रिया 75% पूर्ण हो, यानी जब अभिक्रिया कितनी 75% कंप्लीट होगी, तब चलिए देख लेते हैं तब क्या होगा कि आर नॉट तो हमेशा सेम रहेगा वही 100, आर कितना हो जाएगा, तो कितनी अभिक्रिया कंप्लीट हुई 75, हाँ तो चलिए 75 हुई है, यानी R0 और ये हो जाएगा R0 माइनस R0 कितना है आपका, तो ये 100 है, R कितना है तो 75 है ना। तो ये R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 25, है कि नहीं, ये होगा। तो इतनी अभिक्रिया क्या आपकी रेस्ट होगी, बचेगी। चलिए फॉर्मूला लगा दीजिए, K इज इक्वल टू R0 माइनस R अपॉन में क्या हो जाएगा T, R0 की वैल्यू तो 100 है, R की वैल्यू कितनी है तो 50 है, 25 है ना, R की वैल्यू कितनी तो 25 है, और नीचे आपका क्या है तो T है। अब देखिए 100 से 25 घटा देंगे कितना होगा 75 होगा, 75 अपॉन टी हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, टी को इधर बुला लीजिए, यहाँ पर 75 अपॉन कितना हो जाएगा के, इसको समीकरण नंबर 2 बना दिया, तो ये बन गई समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर दीजिए, देखिए दोनों तरफ सेम है, टी यहाँ भी टी यहाँ भी, ये इधर 50 के है और ये आपका ये है कि नहीं। अब इन दोनों को क्या करिए डिवाइड कर दिए, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर दीजिए, तो यहां पर लिख देंगे समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर, 1 से भाग करने पर, तो चलिए यहां पर मैं कर देता हूं इधर, तो यहां पर समीकरण 2 को समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 2 में कितना है, ये आपका कितना है टी लिखा हुआ है, और इधर आपका ये कितना है, ये आपका देखिए टी यहाँ पर समय आपको दिया गया था, ये टी आपका है 2, है ना। यहाँ पर समय आपको कितना टी दिया गया था, टी आपका 2 दिया गया था, तो टी की वैल्यू भी तो यहाँ रखना है कि नहीं।
चलिए तो समीकरण यहां पर लिखेगा ऊपर 2, ये हो गया आपका, नीचे क्या होगा 2 होगा, देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ तो ये 2 हो गया, और ये कितना है देखिए 75 अपॉन में कितना है k है ना, ये हो गया, और यहाँ पर क्या 50 अपॉन k है, तो 50 अपॉन k हो गया, तो k से k क्या हो गया कैंसिल, 25 दूनी 50 और 25 यही कितना हो गया 75, अब यहाँ 2 और यहाँ 2 कैंसिल हो गया, तो t बराबर कितना आ गया आपका 3 मिनट। इस तरीके से किया जाएगा, है कि नहीं। ये मेथड था, इस मेथड से लगा सकते हैं। एक और मेथड है, क्या मेथड है, तो एक ये मेथड है कि k की वैल्यू यहां रखे रहने देते, t की वैल्यू यहां 2 रख लेते, यहां सॉल्व करके इसका मान समीकरण 2 में उठा करके रख देते, उससे भी सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से मैंने आपको इस मेथड से करके दिखा दिया है, आप उस मेथड से लगा करके देखिएगा, अगर नहीं हो पाता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस मेथड से भी मैं आपको बता दूंगा, है ना। अगर मान लिया इसको समझने में कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं आपको उस मेथड से भी बता दूंगा। वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो जितना कहा गया है उतना रखा जाएगा, है कि नहीं। देखिए यहाँ पर छोटी सी ये ध्यान दीजिएगा कि जो r आता है, ये वाला r जो निकालेंगे इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो आपको फिर से कितना मिलेगा 75, यानी जितनी अभिक्रिया पूर्ण होती है उतनी ही वैल्यू हमें रखनी होती है कि नहीं। देखिए यहाँ पर 75 आया था, और कह भी रहा था कि 75% पूर्ण होने के लिए, तो जितने परसेंट पूर्ण होने के लिए अंत में आपको शून्य कोट की अभिक्रिया में वही वैल्यू यहाँ पर रखनी होगी, है ना। तो 75% क्या आया था, 75%, 75 यहाँ रख दिया, है ना। अब ये आया यहां से है, वरना आप देखेंगे तो एक फार्मूला और होता है इसका, क्या होता है, तो k बराबर x अपॉन टी। ये देखिए शून्य कोट की अभिक्रिया का बिल्कुल हलवा फार्मूला, k बराबर x अपॉन टी। x क्या है, तो x है आपकी बाद की सांद्रता बची हुई, है कि नहीं। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी रखी जाएगी, जितनी अभिक्रिया कंप्लीट हो रही है, जैसे 75 का रहा था तो x का मान यहां सीधे 75 रख देते, सीधे सॉल्व कर लेते, आंसर मिल जाता। तो लगाने के बहुत सारे मेथड हैं, है ना। मैंने आपको इस मेथड से बता दिया, अगर किसी को कोई समस्या परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। और अगर प्रॉब्लम बताएंगे नहीं तो मुझे समझ में भी नहीं आएगा, है ना, कि आपको समस्या होती है या नहीं होती, कहाँ क्या दिक्कत है कि नहीं। तो इस प्रकार से क्या है कि आज मेरा जो टॉपिक था शून्य कोट की अभिक्रिया पर आधारित न्यूमेरिकल्स आपको समझाना करवाना, है ना। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये मेरे द्वारा बताए गए जो न्यूमेरिकल्स हैं वो समझ में आए हुए होंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।